तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो वर्ड हैं, इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बताता है कि इट इज रिलेटेड टू द फेनोमेना ऑफ चार्जेस एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम उन फेनोमेना के चार्जेस के उन फेनोमेना की स्टडी करेंगे जिसमें चार्जेस रेस्ट पे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब हुआ फेनोमेना रिलेटेड टू चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट पे हैं तब वो जो फेनोमेना शो करते हैं तो उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में करते हैं। अब यहां पे टर्म यूज आ रहा है चार्जेस। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि चार्जेस का कॉन्सेप्ट कैसा डेवलप हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके फेनोमेना को भी देखेंगे। तो चार्जेस के कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 300-400 साल पहले। उस समय तक हम ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, और फिर जो कुछ नए तरह के फेनोमेना ऑब्जर्व हुए जिसको हम उस समय तक नोन जो थ्योरी थी उसके बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे किसी प्लास्टिक रॉड को अगर हम वुलन क्लॉथ्स पे रब कर दें तो रब करने के बाद जो प्लास्टिक रॉड है और वुलन क्लॉथ के बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगता है, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब ये क्यों हुआ? तो इसको सोचना स्टार्ट किया गया। तो जैसे सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम सब ने किया हुआ है कि जैसे हम सब ने देखा है कि ये कोई प्लास्टिक स्केल है और टेबल पे हमने पीसेज ऑफ पेपर को रख दिए हैं। तो हमने देखा है कि ये जो प्लास्टिक का स्केल है और पीसेज ऑफ पेपर के बीच में कुछ नहीं होता, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती है। लेकिन इस प्लास्टिक स्केल को अगर ड्राई हेयर में रब कर दिया जाए, अपने सूखे बालों में रब कर लें और उसके बाद इन पीसेज ऑफ पेपर के पास लाएं, तो ये जो प्लास्टिक स्केल है इन पीसेज ऑफ पेपर को अपनी तरफ खींचने लगता है, मतलब इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली इसी चीज को हम समझेंगे और इस फेनोमेना को भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो इस तरह के कॉमन फेनोमेना जो है डेली लाइफ में 300-400 साल पहले जहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो ऑब्जर्व किया जा रहा था। अब जब ऑब्जर्व किया जा रहा था तो उसको एक्सप्लेन हम कैसे करें? तो जैसे मैं एक सिंपल इंसिडेंट लेके हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे सिल्क क्लॉथ है, ये एक सिल्क क्लॉथ है और ये हमारा ग्लास का रॉड है। सिल्क क्लॉथ और ये हमारा ग्लास का रॉड है और ये हमारा सिल्क क्लॉथ है। इनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है अभी। फिर क्या किया? इन दोनों को रब किया गया। इन दोनों को रब किया गया तो रब करने के बाद ये देखा गया कि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट हो गया। तो रब करने के बाद इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट हो गया था। इसी तरह से हमने एक और सिल्क क्लॉथ लिया और एक ग्लास का रॉड लिया, एक दूसरा, और इसको भी हमने रब कर दिया। तो रब कर दिया, तो रब करने के बाद दोनों को सेपरेट किया और फिर एक दूसरे के पास लाया, टच नहीं किया, जस्ट पास लाया। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। यहां भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, यहां भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब ये जो रब्ड ग्लास रॉड था और ये जो रब्ड ग्लास रॉड था, इन दोनों को, इसको मैं फर्स्ट ग्लास रॉड बोलता हूं, इसको मैं सेकंड ग्लास रॉड बोलता हूं। तो जो फर्स्ट ग्लास रॉड था और जो सेकंड ग्लास रॉड था उनको मैंने एक दूसरे के पास लाया। तो यहां पे हमने क्या देखा कि इनके बीच रिपल्शन स्टार्ट हो गया। तो भाई ऐसा क्या हो रहा था? तो फिर वहां पे सोचना स्टार्ट किया गया कि भाई ऐसे क्या हो रहा था कि रब करने से पहले तो इनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं था, लेकिन रब करने के बाद सिल्क ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब किया तो उन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट हो गया, और जब दो रब्ड ग्लास रॉड को पास मिलाए तो उनके बीच रिपल्शन स्टार्ट हुआ। ये सब रब करने के बाद हुआ। तो ऐसा क्या हो गया होगा? तो भाई बहुत सारे सोचे होंगे, बहुत सारी चीजें थ्योरी बनी होंगी। नॉर्मल में बहुत सारे डर भी गए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि कोई जैसे अलादीन के चिराग को रगड़ने पे जिन्न आ जाता है बाहर, तो यहां रगड़ने पे भी कुछ शैतानी ताकत दोनों में आ गई होगी और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
ये भी लोगों ने सोचा होगा। कुछ ने इसको सॉल्व करने का, इस फिनोमेना को सॉल्व करने की कोशिश की उस समय तक नोन थ्योरी के हिसाब से, जैसे ग्रेविटेशन हुआ, जैसे मैग्नेटिज्म हुआ। और इनफैक्ट इस फिनोमेना का रीजन मैग्नेटिज्म को मानने वाले बहुत सारे लोग थे, और ये थ्योरी जो है प्रपोज भी किया गया कि भाई हो ना हो मैग्नेटिज्म ही इसका रीजन है, क्योंकि मैग्नेटिज्म में भी होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन। क्योंकि मैग्नेटिज्म में भी इसी तरह का होता है कि जो लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेटिज्म के बेसिस पे भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश हुई, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी डिटेल और ज्यादा फिनोमेना ऑब्जर्व होने लगे और डिटेलिंग में जाने लगे, तो मैग्नेटिज्म से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर एक दूसरी थ्योरी डेवलप की गई। अब जब रब नहीं किया गया था सिल्क और ग्लास, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। रब करने के बाद वो अट्रैक्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ होगा उसमें? एक तो क्लियर बात है कि हमने यहां देखा कि रब करने के बाद जो हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन थे, अट्रैक्शन फोर्स भी हो रहा था और रिपल्शन फोर्स भी हो रहा था। तो रब करने के बाद कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स भी हो रहा था और रिपल्सिव फोर्स भी हो रहा था। तो ये क्या बताता है? जो भी क्वांटिटी यहां पे हम डिफाइन करेंगे उसकी दो नेचर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्लास रॉड पे सिमिलर टाइप का नेचर आया होगा उस क्वांटिटी का, और वो सिमिलर नेचर जो है रिपल्स कर रहे थे, सिमिलर नेचर एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो फिर अट्रैक्शन जो है क्यों हुआ होगा? तो अट्रैक्शन जो है वही सिमिलर क्वांटिटी इन दोनों पे भी आई होगा रब करने के बाद, और ये जो यहां पे अट्रैक्शन हो रहा है फिर यहां पे वो क्वांटिटी का डिफरेंट नेचर आ रहा होगा। तो अगर फोर्स दो तरह के फोर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी क्वांटिटी से, किसी क्वांटिटी के लिए हम दो तरह के फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो अट्रैक्ट भी हो रहा है और किसी केस में रिपेल भी हो रहा है, तो डेफिनेटली उस क्वांटिटी के दो नेचर होना चाहिए। जैसे मैग्नेटिज्म में क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। तो फिर हमने डिफाइन किया कि भाई मैग्नेटिज्म में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो नेचर है उसके। लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ा, ग्रेविटेशन मास का कॉन्सेप्ट है, और जो मास होता है उसके बीच में सिर्फ एक ही तरह का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव। इसलिए मास का एक ही नेचर होता है, मास दो नेचर के नहीं होते हैं, वहां पे हम नहीं डिफाइन करते हैं। तो यहां पे जो हो रहा था रब करने के बाद ऑब्जेक्ट के बीच में हम रिपल्शन फोर्स भी ऑब्जर्व कर रहे थे और अट्रैक्शन फोर्स भी ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इसका मतलब जो भी क्वांटिटी हम यहां डिफाइन करना चाह रहे हैं उसके दो नेचर होने चाहिए। हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, एक नई क्वांटिटी यहां डिफाइन की जिसको हमने नाम दिया चार्जेस का। अब क्योंकि इस क्वांटिटी के दो नेचर होने चाहिए, तो हमने कहा कि चार्जेस जो है दो नेचर के हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब पॉजिटिव और निगेटिव है, तो रब करने के बाद ही अट्रैक्शन क्यों स्टार्ट हुआ? रब करने के बाद ऑब्जेक्ट के बीच फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, बट रब करने से पहले उनके बीच कोई फोर्सेस नहीं है। इसको कैसे एक्सप्लेन करें? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने थ्योरी दी कि चार्जेस दो तरह के, पॉजिटिव और निगेटिव, और नॉर्मल कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं। जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं। तो मान लो ग्लास पे 10 पॉजिटिव हैं और 10 निगेटिव चार्ज है, और सिल्क क्लॉथ पे 15 पॉजिटिव हैं, 15 निगेटिव चार्ज हैं। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए जब बॉडी न्यूट्रल होता है तो उनके बीच में किसी तरह का फोर्स ऑब्जर्व नहीं होता है। अच्छा, तो फिर रब करने के बाद क्या हुआ? तो हमने थ्योरी दी कि रब करने के बाद चार्जेस का ट्रांसफर होने लगता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अब कौन से चार्ज का ट्रांसफर होता है? तो सिंप्लीफिकेशन के लिए इनिशियली हमने एज्यूम किया कि पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो जब हमने इन दोनों को रब किया तो स्टार्टिंग में आर्बिट्रेरीली हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज सिल्क से ग्लास में
ट्रांसफर होता है। तो सपोज 5 चार्ज सिल्क से ग्लास में ट्रांसफर हो गए, तो अगर 5 चार्ज सिल्क से ग्लास में ट्रांसफर हो गए तो सिल्क में कितने चार्ज बचे और ग्लास में कितने चार्ज हो गए? तो 5 पॉजिटिव चार्ज सिल्क से ग्लास में ट्रांसफर हो गए, तो सिल्क के पास 10 पॉजिटिव बचे और 15 निगेटिव बचे, जबकि ग्लास में 15 पॉजिटिव आ गए और 10 निगेटिव आ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं सिल्क पे ये हमने आर्बिट्री माना कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा, और फिर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम इन्हें एज्यूम किया कि पॉजिटिव चार्ज सिल्क से ही ग्लास में ट्रांसफर हुआ होगा, और फिर उसके बेसिस पे हमने थ्योरी दी। तो सिल्क से पॉजिटिव चार्ज ग्लास में ट्रांसफर हुआ। अब हम देखते हैं सिल्क पे नेट चार्ज। तो 10 पॉजिटिव 15 निगेटिव चार्ज है, तो एक्चुअली में सिल्क पे फिर नेट 5 निगेटिव चार्ज आ गया। ग्लास पे 15 पॉजिटिव और 10 निगेटिव हो गए, तो ग्लास पे नेट 5 चार्ज आ गया, नेट 5 पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिल्क पे नेट 5 निगेटिव, ग्लास पे नेट 5 पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो गए। ग्लास पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया और उतना ही नेट चार्ज सिल्क पे निगेटिव में आ गया। तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं टोटल चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। रब करने से पहले टोटल पॉजिटिव 25 थे और टोटल निगेटिव 25 थे। अभी भी टोटल पॉजिटिव 25 है, टोटल निगेटिव 25 है। रब करने से सिर्फ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ट्रांसफर हुआ। टोटल इस सिस्टम में उतने ही रहे। हमने आर्बिट्रेरी एज्यूम कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज सिल्क से ग्लास में गए होंगे, क्योंकि इसी बेसिस पे फिर हमने इनका डेफिनेशन भी दिया। हमने बोला कि व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, then a type of charge acquired by glass will be called positive and the type of charge acquired by silk will be called negative। मतलब रब करने के बाद ग्लास पे जो चार्ज आएगा उस तरह के चार्जेस को हम पॉजिटिव बोलेंगे, और सिल्क पे जो चार्ज आएगा उस तरह के चार्जेस को हम निगेटिव बोलेंगे। तो इसलिए हमने यहां एज्यूम किया कि रब करने के बाद पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ होगा, जिससे ग्लास पे पॉजिटिव आया। तो ये जस्ट डेफिनेशन बेसिस पे हमने इसके ट्रांसफर को दिखाया। खैर, अब ग्लास पे रब करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, सिल्क पे रब करने के बाद निगेटिव चार्ज आ चुका है। तो यहां पे इसमें इसको भी रब किया, तो इसको जब रब किया तो अगेन सिल्क पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों ग्लास रॉड को जब पास लाएंगे तो क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ग्लास रॉड और सिल्क को पास लाएंगे तो वो दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बेसिस पे हमारा थ्योरी ये भी बन गया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया चार्ज का, कि भाई चार्ज क्यों जनरेट होते हैं। तो हमने थ्योरी क्या दी कि नॉर्मली इनिशियल कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होते हैं। तो ग्लास और सिल्क जैसे दोनों इनिशियली न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडीशन में चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो कोई भी फेनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगा, ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा। जब हम ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है, और इनिशियली हमने एज्यूम किया जो पॉजिटिव चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। तो उसके बाद हमने पॉजिटिव चार्ज डिफाइन किया। हमने कहा कि ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास पे जिस तरह का चार्ज होगा उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, सिल्क पे जिस तरह का चार्ज होगा उसको निगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो इस वजह से हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब किया गया तो सिल्क से पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड में ट्रांसफर हो गया। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड में गया है तो ग्लास रॉड की न्यूट्रलिटी अब खत्म होगी। पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड में गया है तो ग्लास रॉड पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उस पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। सिल्क में से पॉजिटिव चार्ज निकल के ग्लास में गया है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो इसलिए उस पे एक नेट निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से ग्लास और सिल्क दोनों चार्ज बॉडी हो जाएंगे। अब
क्योंकि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव है, सिल्क पे निगेटिव है, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने तो इसको हमने रीजन क्या दिया, हमने कहा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर हमने दो ग्लास रॉड को लाया, दो ग्लास रॉड दोनों पे पॉजिटिव चार्ज थे, ऐसे दो ग्लास रॉड जो सिल्क से रब किए गए हैं तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज थे, और पास लाया तो उनके बीच रिपल्शन हो रहा था। तो हमने कहा भाई, तो हमने रीजन दिया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इस तरह से हमने चार्जेस की थ्योरी जनरेट की, उसके बेसिस पे फोर्सेस को एक्सप्लेन किया। ये हमारा चार्जेस का इनिशियल थ्योरी था। लेकिन अब आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। अब वो क्या है कि हम इनिशियली जो है हमने ये एज्यूम कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस में आगे डिस्कवरीज होती गई, आगे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आता गया, तो फिर हमें पता चला कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एंड एटम इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पर हमने नेगेटिव चार्ज असाइन किया और प्रोटॉन को हमने पॉजिटिव चार्ज असाइन किया। तो जब ऐसा हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया यहां पे, तो रिलेट करना इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे लोकेटेड होते हैं इनसाइड द एटम? तो एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो मैं कुछ ऑर्बिट्स दिखा रहा हूं, और हमारे लिए यहाँ पे जो कंसीडर करने वाला ऑर्बिट है वो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो सपोज ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब अभी तक जो हमने थ्योरी दी थी उसमें पॉजिटिव चार्ज मूव होता था, बट जब एटम की डिस्कवरी हो गई उसके अंदर पार्टिकल आ गए, और पार्टिकल को हमने चार्ज असाइन कर दिया, प्रोटॉन को पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव। तो फिर हमारे जो पुरानी थ्योरी थी उसमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब दोनों ऑब्जेक्ट को, जब ग्लास रॉड और सिल्क या किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब किया गया, तो एक्चुअली में आउटर मोस्ट पार्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉन है, एटम के आउटर मोस्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉन है। तो रब करने की वजह से फ्रिक्शन से जो भी एनर्जी जनरेट होगा वो मिलेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, तो इसका मतलब हुआ जो मूविंग पार्टिकल है, मूविंग चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा एनर्जी मिली तो वही मूव होगा। तो जो हमने थ्योरी दी थी पॉजिटिव चार्ज मूव होता है, उसको चेंज करना पड़ा, और एक्चुअली में मूव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव होता है? क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है तो रब करने से फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो न्यूक्लियस से दूर है, तो उसके इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी वीक होगा, कम होगा, इसलिए वो इजीली ट्रांसफर हो सकता है ऑन गेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस वजह से रब करने पे जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन क्यों नहीं होगा? तो प्रोटॉन के ना होने का भी हम रीजन दे सकते हैं। एक तो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो इसलिए रब करने से जो एनर्जी जनरेट होगा वो न्यूक्लियस तक पहुंचेगा ही नहीं। दूसरा, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बॉन्डेड होता है, तो इसलिए वो न्यूक्लियस से बाहर लाना हो उसे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जो कि
रब करके जो फ्रिक्शन से जनरेट होता है उससे नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रोटॉन मूव ही आउट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ रब करने से जो एक्चुअल में चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो इलेक्ट्रॉन का होता है, मतलब निगेटिव चार्ज का होता है। निगेटिव चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव होगा। तो अभी तक जो हमने थ्योरी दी थी कि पॉजिटिव चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव होता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक्चुअली में निगेटिव चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव होता है और वो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे पहले हमने क्या बोला, पहले हमने क्या थ्योरी दी थी कि यहां से पॉजिटिव चार्ज, सिल्क से 5 पॉजिटिव चार्ज मूव होके ग्लास में गए थे, लेकिन अब उसे चेंज करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि ग्लास में से निगेटिव चार्ज निकल के सिल्क में आए। पहले हमने क्या थ्योरी दी थी कि सिल्क से 5 पॉजिटिव चार्ज ग्लास में जाते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसफर है वो निगेटिव चार्ज को दिखाना पड़ेगा। तो इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूं कि अगर मान लो कि ये सिल्क है और ये हमारा ग्लास रॉड है और मैंने दोनों को रब किया। ग्लास रॉड पे 10 पॉजिटिव और 10 निगेटिव है, सिल्क पे 15 पॉजिटिव और 15 निगेटिव है। अब क्या होगा, अब मुझे जब रब करेंगे तो ट्रांसफर निगेटिव चार्ज का होगा। तो निगेटिव चार्ज जो है ग्लास से सिल्क की तरफ मूव होगी। तो बेसिकली पहले हमने क्या बोला, पहले हमने क्या थ्योरी दी थी कि पॉजिटिव चार्ज सिल्क से ग्लास की तरफ जाता है। तो अगर हम ये ऑब्जर्व करें तो ये हम पाते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नेट चार्ज कितना आया है। तो अगर मैं 5 पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर करूं, या उसको मैं ऐसे कर लूं कि 5 निगेटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, तो वो एक ही बात हो जाएगी। कैसे? सपोज मान लो यहां से 5 निगेटिव चार्ज इस पे ट्रांसफर हुआ, तो अगर 5 निगेटिव चार्ज इस पे ट्रांसफर हुआ तो इस पे 20 निगेटिव आ गया। और जब 5 निगेटिव चार्ज यहां से इस पे ट्रांसफर हो गया तो यहां पे निगेटिव चार्ज 5 बचा। तो हम देखते हैं यहां पे नेट चार्ज कितना आ गया, 5 पॉजिटिव अभी भी, यहां पे नेट कितना आ गया, 5 निगेटिव। टोटल चार्ज पहले भी 25 थे, अब भी 25 है। तो नेट चार्ज जो है 5 निगेटिव 5 पॉजिटिव आ गया है। तो इस तरह से हमारे लिए मेन जो इंपॉर्टेंट है कि नेट चार्ज कितना डेवलप हुआ, ट्रांसफर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेट चार्ज में क्या हो रहा है, 5 पॉजिटिव इधर से इधर ले जाओ तब भी उतना ही नेट चार्ज हो रहा है, और 5 नेगेटिव इधर से इधर लाओ तब भी उतना ही नेट चार्ज हो रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमें ट्रांसफर तो रियल केस में, रियल टाइम पे ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो हम क्या उसको रिलेट कर लेते हैं कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क पे ट्रांसफर हुए तो इक्विवेलेंटली हम मान सकते हैं, हाइपोथेटिकली हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरह का कोई पॉजिटिव चार्ज यहां है और वो उल्टी डायरेक्शन में ट्रांसफर हुआ है, मतलब सिल्क से ग्लास की तरफ। और ऐसा मान लेने से नेट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं एक दूसरे के। अगर यहां से 5 निगेटिव इधर ट्रांसफर हुए तो हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरह का कोई पॉजिटिव चार्ज है जो यहां से यहां ट्रांसफर हुआ। तो दोनों वे से अगर हम समझेंगे तो फेनोमिना पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सारा हमारा करेक्ट होगा। और क्योंकि सारी थ्योरी पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे डेवलप हो चुकी थी, और हम देखते हैं कि अगर निगेटिव चार्ज एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लें कि उसी तरह का एक पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फिनोमिना पे। वो फिनोमिना सारा वैसा ही ऑब्जर्व हो जाता है जैसे कि नेट चार्ज यहां पे वही बना था। तो इसलिए हमने जो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट था तो उसके बेसिस पे भी समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअल में ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। पीछे जो प्रोसेस देखा था, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय रबिंग, रब करने पे बॉडी में चार्ज आ जाता है। तो बेसिकली क्या था, उसमें हमने ग्लास को सिल्क से रब किया था। इनिशियली ग्लास रॉड पे जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव हैं, सिल्क पे भी जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव हैं, तो दोनों न्यूट्रल है और दोनों चार्ज का कोई फिनोमिना शो नहीं करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने दोनों को रब किया। रब करने के बाद क्या हुआ, ग्लास में से 5 इलेक्ट्रॉन सिल्क में हमने एज्यूम कर लिया ट्रांसफ़र हो गया। तो 5 इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफ़र हुआ तो चार्ज का बैलेंस बिगड़ गया।
अब सिल्क पे 15 पॉजिटिव हैं, 20 नेगेटिव हैं, मतलब सिल्क पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए। अच्छा, ग्लास में से नेगेटिव चार्ज जब निकले तो ग्लास में नेगेटिव चार्ज कम हो गए, 5 नेगेटिव निकले तो 5 नेगेटिव ही बचे। तो इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो गई। तो इस पे नेट चार्ज 5+ आ गया था और इस पे 5 नेगेटिव ज़्यादा है, मतलब 15 पॉजिटिव 15 नेगेटिव तो कैंसिल आउट कर रहे थे, तो 5 नेगेटिव ज़्यादा है तो इस पे 5 नेगेटिव आ जाते हैं और इस तरह से दोनों बॉडी चार्ज होते हैं। तो जो ये 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ वो क्यों हुआ? वो प्रोसेस जब हुआ रब करने से एक्चुअली में हुआ क्या जिससे ये 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ? तो उस प्रोसेस की थ्योरी ये है कि व्हेन द टू बॉडीज आर रब्ड, जब हम रब करेंगे तो ड्यू टू द फ्रिक्शन एनर्जी जनरेटेड, तो वहाँ एनर्जी जनरेट होता है और ये एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मिलती है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लेने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस प्रोसेस में फिर क्या होगा, तो जिधर के फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होने लगेगा। तो यहाँ पे भी रब करने पे क्या हुआ, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जनरेट हुई, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन को मिलने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई और इस वजह से जो उसका नेट इफेक्ट है ग्लास वाले इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हुआ, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए ज़्यादा फ्री थे। क्योंकि वो मूव होने के लिए ज़्यादा फ्री थे तो ग्लास में से इलेक्ट्रॉन मूव होके सिल्क में चले गए। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है कि एनर्जी जो फ्रिक्शन से जनरेट होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, मतलब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके मूव होते हैं। तो ये जो चार्ज जनरेशन है, यहाँ पे जो चार्ज जनरेट हुआ है, ये प्रोसेस जो हुआ है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का, उसके लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। ये जनरेट जो हुआ है फ्रिक्शन की वजह से हुआ है। तो ये जो फेनोमेना है इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जो टर्म इसको इस प्रोसेस को डिफाइन किया गया, इस प्रोसेस के लिए जो टर्म डिफाइन किया गया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन द टू बॉडीज आर रब्ड, electron transfer from one body to another body on gaining energy due to friction. This phenomena is called frictional electricity. अच्छा, इसमें एक दूसरी बात और है कि हम देखते हैं कि ग्लास में 5 पॉजिटिव जनरेट हुआ और यहाँ पे 5 नेगेटिव जनरेट हो गया। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो रहा है उसके लिए भी थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म हम यूज कर देते हैं कि क्योंकि हमने देखा ट्रांसफ़र तो इलेक्ट्रॉन हुआ, अब यहाँ पे 5 पॉजिटिव जो आया तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 पॉजिटिव आया तो हम बोलते हैं जो न्यूट्रल कंडीशन है उसमें तो 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होके दूसरे ऑब्जेक्ट में गया है। अच्छा, दूसरी तरफ सिल्क में देखो 5 नेगेटिव आ गया है। तो 5 नेगेटिव क्यों आ गया है, तो पहले इसमें 15 पॉजिटिव 15 नेगेटिव थे, ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आया है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए, जितने पॉजिटिव हैं उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस वजह से यहाँ 5 नेगेटिव आ गया। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 5 नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब उसमें एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने पॉजिटिव हैं उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज होता है तो हम बोलते हैं उसमें एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसमें बोलते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, हम ये बोलते हैं। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो गया है, इलेक्ट्रॉन मूव आउट हुआ है। और जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिस पे निगेटिव चार्ज है उस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन बाहर से रिसीव किया है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए उसमें निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव बेसिकली इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी के टर्म्स में बताते हैं। जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसमें हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें निगेटिव चार्ज है उसमें हम बोलते हैं एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।